Japanese technology and Indian talent are a winning combination. आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। राष्ट्र की आवाज में आपका बहुत स्वागत है। आज बात उस दौरे की जो एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए दौर की नई कहानी लिखने जापान पहुंचे। यहाँ हुए समझौते सीधे सीधे ट्रंप के टैरिफ वॉर का जिस तरीके से जवाब कहे जा रहे हैं, मोदी किशिदा मीटिंग से अमेरिका हैरान भी है, परेशान भी है। चीन की भी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील, एल्यूमिनियम और हाईटेक प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगाया है। इससे भारत और जापान दोनों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब मोदी और जापान के पीएम किशिदा साथ में आए हैं। नई ट्रेड डील, नई टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन से अमेरिका को भारी घाटा हो सकता है। यानी कि ट्रंप टैरिफ को टक्कर देने का फॉर्मूला टोक्यो, दिल्ली ने मिलकर तैयार कर लिया है। भारत और जापान मिलकर नए ट्रेड रूट्स और इंडस्ट्रीज हब बना रहे हैं। बताया गया कि आज 100 से ज़्यादा MOUs पर साइन भी हुए हैं। इससे दोनों देशों की अमेरिका पर निर्भरता पूरी तरह से घटेगी। जापान से भारत में सेमीकंडक्टर, EV और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी आएगी। इससे अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर मोनोपोली कमज़ोर होगी। क्या टेक्नोलॉजी और टैलेंट के पावर हाउस का मिलना भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इसी पर करेंगे बात। पहले रिपोर्ट। Japanese technology and Indian talent are a winning combination. भारत जापान दोस्ती अमेरिका पर मास्टर स्ट्रोक। डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन। जापान में मोदी का गेम चेंजर एक्शन। मोदी बोले, दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर। भारत और जापान के रिश्तों में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा से भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है। खबर है कि जापान में भारत ने 100 से ज्यादा MOU साइन किए हैं। भारत को नई तकनीक, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बूस्ट मिलेगा। डिफेंस के मोर्चे पर भी दोनों देशों का गठजोड़ और मजबूत हुआ है। यानी मोदी की जापान यात्रा सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भारत के विकास और एशिया में शक्ति संतुलन को दर्शाती है। चीन के दबदबे को चुनौती देने की बड़ी रणनीति को दिखाती है। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। भारत और जापान के रिश्तों में नई उड़ान, तकनीक, रोजगार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में बहुत अहम है। मोदी की जापान यात्रा निवेश, सुरक्षा, विकास का समावेश है। मोदी की जापान यात्रा सिर्फ दौरा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की नींव रखने वाला कूटनीतिक एक्शन है। कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। जापान भी 15% टैरिफ का सामना कर रहा है। यानी दोनों को अमेरिका से निपटने में साथ आना ही था। तो वहीं भारत और जापान दोनों ही चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता से भी प्रभावित हैं। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता की काट चाहते हैं। लिहाजा भारत और जापान आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं। जापान
टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी की ये यात्रा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी? क्या यह साझेदारी एशिया की पावर पॉलिटिक्स का समीकरण बदल देगी? क्या चीन और अमेरिका की दादागिरी कम कर देगी? लेकिन इतना तो पक्का है कि भारत जापान की ये डील देखकर ट्रंप के सीने पर सांप जरूर लूट रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भारत और जापान में क्या क्या समझौते हुए हैं, अब ये जरा आपको बता देते हैं। 100 से ज्यादा एमओयूज पर साइन हुए हैं जिनकी चर्चा अब हो रही है। इसमें कौन कौन से एमओयू हैं जानिए। हाइड्रोजन, अमोनिया और खनिज से जुड़े हुए समझौते इसमें हुए हैं। जापान से 10 ट्रिलियन येन, करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए का मेगा निवेश होगा, जो कि भारत के लिए बेहतर बात है। इसके अलावा एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़िया बूस्ट मिलेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को एक नई रफ्तार इसके बाद मिलती हुई नजर आने वाली है। इसके अलावा डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर भी काम शुरू होगा। दोनों देश मिलकर इस पर काम करेंगे। सस्टेनेबल फ्यूल और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप इससे शुरू होगी। साथ ही सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मटेरियल पर भी बात हुई है। इसके अलावा एमएसएमई और स्टार्टअप को जोड़ने पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा। बंदरगाहों, एविएशन और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रगति और ज्यादा होगी। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में सहमति बनी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पर भी भारत काम कर सकेगा। ये वो तमाम ऐसे समझौते हैं जिन पर एमओयू साइन हुआ है और अब इसकी चर्चा सिर्फ भारत नहीं, जापान नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, क्योंकि ये दौरा खास है, दौरे से आई तस्वीरें खास हैं, खबरें खास हैं और दोनों देशों के रिश्ते के लिहाज से ये दौरा क्या मायने रखता है। प्रसाद बरके जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जापान से सीधा लाइव जुड़े हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, जीएम हैं एपीएसी से। साथ ही साथ मेरे साथ में नंदिनी दत्ता जी जुड़ गई हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। संदीप त्रिपाठी जी हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान से तस्वीरें सामने आई हैं वो बड़ी खास हैं। और इस बीच ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी की तस्वीरें और डिटेल सामने आई हैं, नंदिनी जी सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि आप बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ में जुड़ी हैं, भारत के लिहाज से ये दौरा कितना ज़्यादा ज़रूरी था और ये जो 100 से ज़्यादा एमओयूज का हमने जिक्र किया, जिसमें से कुछ पॉइंटर्स खास से जो बताए हैं, ये भारत को कैसे नई गति देगा और भारत जापान के रिश्तों पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की क्या नज़र रहेगी? नहीं है, पर अगर आप ये समझते हैं कि भारत जापान की जो समझौते हो रहे हैं और जिस तरह के निगोशिएशंस आज हुए हैं वो सारे ट्रम्प की 50% टैरिफ को रिस्पॉन्ड करके हो रहा है, मैं समझूंगी कि वो गलत बात होगी। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि हमारा साउथ एशियन, ईस्ट एशियन ब्लॉक्स को जोरदार करना है। चाहते हुए कि ना चाहते हुए ब्रिक्स को आपको ब्रिक्स में तेज़ी लानी है। डिप्लोमेटिक रिलेशन से ही इसकी हल निकलेगा। और आप अगर देखेंगे कि तमाम जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज साइन हुई है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में उस तरह से नहीं है। आपकी जो आज की खतरा मंडरा रहे हैं वो आपके लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को बंद हो जाना और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना। अगर वो हो जाती है आपके ना तो डोमेस्टिक डिमांड ठीक रहेगी और एक्सपोर्ट डिमांड तो आपका एनीवे प्रॉब्लम में
पड़ा हुआ है। हाँ। एकदम डिविएट कर जाना, एकदम चेंज कर देना, एकदम न्यू मार्केट के लिए बना देना, हाँ। ये संभव नहीं होता है। हाँ, आप बता रही तो हैं मैं समझती हूँ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को जारी रखना चाहिए, जारी रहना चाहिए, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। पर वो अगर आपको लगता है वो मास्टर स्ट्रोक रिस्पॉन्स है हाँ। इस प्रॉब्लम की, मैं नहीं समझती हूँ उसको उस क्योंकि इससे तरह पहले से भी जो देखना एक्सपर्ट्स चाहिए। हमारे साथ जुड़ते रहे हैं इस इशू पर, वो ये जरूर कहते रहे कि जो माल बनकर तैयार हो गया है, जो डील पहले से थी, उसको तो ये बड़ा झटका लगा है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि आगे और रास्ते खुले हो सकते हैं और देशों के साथ में बात हो सकती है, लेकिन जो कंसाइनमेंट है उसके लिहाज से ये बड़ा झटका है। अगर ये 50% जो टैरिफ का बोझ एक्स्ट्रा ट्रंप ने भारत पर डाला है तो। प्रसाद बरके जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान के टोक्यो में थे, वहाँ टेक्नोलॉजी और टैलेंट के बेहतर कॉम्बिनेशन पर भी बात हुई है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट, ये दोनों साथ में आएंगे तो जो भारत में चिंताएं अभी पिछले कुछ दिन से बढ़ गई हैं, 50% टैरिफ के बाद में जो माल बनकर तैयार हो गए हैं, जो औने पौने दाम पर बेचने पड़ रहे हैं यहाँ या फिर वहाँ भेजने पड़ रहे हैं इस टैरिफ के साथ में, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? जापान का ये दौरा क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है क्या? थैंक यू सो मच टीना जी। मैं थोड़ा प्रोफेसर दत्ता ने जो बात की उसके थोड़ा सा एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा बात करूंगा। ठीक है। ये जो विजिट है इसमें दो एस्पेक्ट्स है, एक लॉन्ग टर्म है जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो वाली बात है, और दूसरा एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो गेन है उसके बारे में बात हो रही है। तो मैं पहले बात करूंगा लॉन्ग टर्म की। तो ये बहुत शायद कम लोगों को ये जानकारी होगी कि 2015 में जब प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो थे, जिनका प्राइम मिनिस्टर आबे जो थे, जिनका प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत ही अच्छे जिनके संबंध थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उस टाइम पे 10 साल का एक 10 ईयर प्लान ऑलरेडी सेटअप हुआ था 2025 तक। वो अब ये हो गया, ये इस बार और 10 साल का प्लान सेटअप हो गया है। इसका मतलब ये कि दिस इज नॉट समथिंग कि ये आज होगा, कल होगा, परसों चला जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंग। दिस इज फ्रॉम दैट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एक फ्रेमवर्क है कि हम कोऑपरेट करेंगे। दूसरी बात जो आपने बात करी टैलेंट के बारे में, टैलेंट के बारे में अगेन प्रोबेबली दिस विल बी वेरी लेस नोन, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि जापान में जो पॉपुलेशंस है जापान के बाहर के, उनमें टॉप 10 पॉपुलेशन में इंडियन पॉपुलेशन नहीं आता। इंडियंस बहुत कम है जापान, करीब 48,000 इंडियंस है जापान। लेकिन अगर आप ये देखोगे उसमें जो हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन जो है, इसमें इंडियन पॉपुलेशन नंबर 2 पे आता है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बात करी कि इंडिया इज अ टैलेंट पावर हाउस, ये जापान में बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है कि अरे इंडियंस जो हैं ये बहुत ही अच्छा टैलेंट लेके आते हैं। जब भी हम किसी भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ बात करें तो हमेशा ये बात आती है कि अरे हमने देखा है इंडियंस काफ़ी सीईओज जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज के, एमएनसीज के सीईओज हैं, एंड इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग। तो मेरे हिसाब से ये जो इस बार का जो विजिट है, इसमें ऑफ कोर्स हेजिंग द रिस्क्स अगेंस्ट यूएस, ये एक बात है। अ बिगर डिस्कशन मुझे लगता है, एक बिगर मैसेज दैट नीड्स टू बी, दैट प्रोबेबली विल बी सेंट इज टुवर्ड्स चाइना। एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज साउथ चाइना सी में हमेशा चाइना चाहता है कि उतना उनका इन्फ्लुएंस रहे। वेयरएज अगेन गोइंग बैक टू प्राइम मिनिस्टर आबे, तो प्राइम मिनिस्टर आबे ने पहले एक 5 एंगल डायमंड करके एक उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिसके बाद में जो इवॉल्व हुआ क्वाड में। तो ये भी बात यही है कि जापान के लिए स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेटेड जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है, ये बहुत ज़रूरी है जापान के लिए, और यहाँ जापान को केवल इंडिया सपोर्ट कर सकता है। इन दिनों ये हो गई है बात कि अमेरिका जो जापान का बहुत ही लंबे अरसे से एक पार्टनर रहा है, एक बड़ा भाई रहा है, वो अब जापान की तरफ पीठ फेरने लगा है। इकोनॉमिकली ये बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस रिलेटेड जो डिस्कशंस थे उसमें भी ये बातें आई हुई हैं। तो फिर जापान भी सोच रहा है कि हमें कोई ऑप्शंस मिले, चाइना का खतरा है ही, और इस हिसाब से मुझे लगता है इस बार की जो यात्रा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। ये ऐसे हो रहा है कि 2-3 जो कहते हैं ना बर्ड्स, 2-3 बर्ड्स
जो है मारे जा रहे हैं। तो आई वुड से कि ऑन द टैलेंट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली, डिफेंस पर्सपेक्टिव एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये इस बार की यात्रा जो है बहुत ही अहम है, अहम होगी, इम्पॉर्टेंट है और फ्रूटफुल भी साबित हो रही है। आप रहिए मेरे साथ में। संदीप जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है, अभी तो जिक्र हो रहा है, एमओयूज पर बात हो रही है, कौन कौन से समझौते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी और टैलेंट को साथ में लेकर चलना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा ही, लेकिन जापान के पीएम इशिबा भी यही बात दोहराते हुए नजर आए। ये एक अच्छी बात है, मतलब दोनों साइड से ही पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ा जा रहा है। मैं पढ़ भी रही थी 1990 से लेकर अब तक अलग अलग पड़ाव, अलग अलग टाइम ऐसा रहा है जब जापान और भारत मिलकर आगे बढ़े हैं और वो मजबूती के साथ बढ़ते हुए कदम है। लेकिन आज के सिनेरियो में जब ट्रंप की नीति की चर्चा अलग अलग देशों के जरिए हो रही है, टैरिफ पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तब जापान का ये दौरा किन मायनों में खास? देखिए, जी पॉलिटिक्स में हम ये सब जानते हैं कि टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट का बड़ा रोल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो ये दौर है, ये टैरिफ, ट्रेड, लिमिटेड ट्रेड वॉर, टैरिफ और ट्रंप और टेंशन, ये उसका दौर है। और इस दौर में सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि उसके जो क्लोज एलाइज है, जैसे भी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो एक अमेरिका को बड़ा भाई जापान में अच्छे संबंध थे, तो एक डिस्ट्रप्शन के मोड में है ट्रंप को। वो किसी को नहीं मानते कि कौन छोटा भाई कौन बड़ा भाई। तो एक तरह से जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, उस ट्रस्ट डेफिसिट में ऑलरेडी जिसका ट्रस्ट वर्दी पार्टनर रहे हैं, जैसे कि जापान और इंडिया, आप हिस्टोरिकली देखिए, स्पेशली मैं 90 के बाद से यदि कहूँ तो सबसे बड़ा पार्टनर, जब से मारुति सुजुकी का यहाँ प्लांट लगता है, उसके बाद से दोनों साथ में चलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। जैसे जापान की एंट्री होती है, उसके बाद से हर बच्चे के मुंह में आपको जापान, जब से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेट्रो का, जैसे मेट्रो आई तो मेट्रो का नाम लेते ही जापान आ जाता है। भारत में दो मुल्क ऐसे दुनिया में हैं जो अपने ट्रस्ट, जो वर्दी को लेकर, ट्रस्ट फैक्टर को लेकर बहुत हाई एक रैंक रखते हैं। एक रशिया, एक जापान, ऑल बेटर फ्रेंड हम कहते हैं। तो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि देखिए, ये जो रिलेशन है, हमारा रिश्ता है जापान के साथ, ये बियॉन्ड डिप्लोमेसी है। उन्होंने एक जिक्र किया अभी 2-3 दिन पहले, जब गुजरात में मारुति सुजुकी की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जब इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि 2000 में, आज से 25 साल पहले, जब भारत स्टार्ट ही किया था अपना एलपीजी, एक मोमेंटम ले रहा था, उस डेवलपिंग कंट्री में एक छोटे से राज्य में, गुजरात में, सबसे पहले पुश करने वाला कंट्री दुनिया में था, वो जापान था। तो देखिए, इतिहास के जो हिस्टोरिकल लेंस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं सीमेंटिंग करने में, उस समय जब आप क्राइसिस में होते हो। हम ये जानते हैं कि 50% हमारे पर टैरिफ लगा हुआ, 15%। बात परसेंट की नहीं है, बात यह है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है वो ओवरनाइट 360 में चेंज हो गया है। और ये गुजरात से कनेक्शन तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आपने अच्छा एग्जांपल दिया। अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। भारत जापान के बीच में चंद्रयान 5 मिशन को लेकर भी अहम करार हुआ है। जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5, जिसमें इसरो और जाक्सा का जॉइंट ऑपरेशन साथ में होगा। भारत जापान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में ही ये अहम समझौता हुआ है। चंद्रयान 5 को लेकर तैयारियां अभी से हो गई हैं और ऐतिहासिक तो इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि भारत और जापान मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन में साथ रहेंगे, जहां इसरो और जाक्सा साथ में कदम आगे बढ़ाएंगे। संदीप जी, अपनी बात पूरी कर लें आप। इसरो और जाक्सा के बीच में ये खास करार हुआ है। इसरो लैंडर और जाक्सा रोवर बनाएगा, यानी मिलकर साथ में कदम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, किसका क्या रोल रहेगा, ये भी तय हुआ है। इसरो लैंडर और जाक्सा रोवर बनाएगा। H324L रॉकेट लॉन्च होगा। H324L जापान का रॉकेट है। H324L से लॉन्च होगा चंद्रयान 5। इससे पहले भी ऐतिहासिक लम्हे रहे हैं और भारत को उसको लेकर गर्व भी हुआ है। और अब ये चंद्रयान 5 को लेकर खास तरीके से तैयारी, और जिसमें भारत और जापान साथ में रहने वाले हैं। यानी आज की इस मुलाकात की तस्वीरों पर तो नजर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ
इस समझौते का भी जिक्र होगा। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी करें और साथ में ऐड ऑन भी कर सकते हैं। बस मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा कि देखिए, मैं ये कह रहा था कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। और यहाँ पर मैं ये बात कह रहा था कि दोनों जो है, जापान और इंडिया, जिस तरीके से यूएसए ने सडनली ओवरनाइट ट्रम्प ने पॉलिसीज अपनाई, हाँ। और हमारे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि दोनों तरफ के लिए मैसेज है, ठीक। अमेरिका के लिए, चाइना के लिए। हाँ। जब भी दुनिया में बात होती है तो चाइना, आज ठीक हम जा रहे हैं, हाँ, वो एक हाँ। फैक्टर है, चाइना से हम एससीओ में जा रहे हैं, लेकिन चाइना को भी साथ देना, अमेरिका को भी साथ देना। मुझे ठीक। लगता है दोनों को साथ देने के एकदम लिए सही, बहुत एकदम बेहतर सही आकलन है। partnership होगा। और यूके देवनाथ सर, एक बेहतर सरकार का ये प्लस पॉइंट भी होता है और ये बेहतर स्ट्रेटेजी भी होती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है और किस टाइम पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जब चारों तरफ ट्रम्प की इस टैरिफ पॉलिसी का जिक्र हो रहा था, जब अलग अलग देशों की चिंताएं बढ़ गई, प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ देश में कहा कि स्वदेशी को अपनाओ, वोकल फॉर लोकल के लिए आगे बढ़ो, आत्मनिर्भर भारत हमें मजबूत बनाना है, बल्कि अपनी विदेश नीति में भी उसी तरीके से मॉड्यूलेशन और उसी तरीके से मजबूती दिख रही है। रचना जी, जब हम भारत और जापान का व्यवहार देखते हैं, फॉरेन रिलेशन वाला व्यवहार देखते हैं, तो इसमें दो चीजें बहुत क्लियर है। एक तो है कि भारत और जापान की मित्रता शुरुआती दिनों से ही मौजूद बहुत ही मजबूत रही है। 80 के दशक से ही मारुति ने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया, खासतौर से 80 के दशक से ही भारत में इन्होंने, मारुति का जो उद्योग आया, इससे पूरे उत्तर भारत में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैं बोल सकता हूँ, हाँ। हुआ। आज दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और नॉर्थ इंडिया में लुधियाना में जितनी एंसिलरी ऑटोमोबाइल यूनिट्स हैं, सब अपना प्रभुत्व इसलिए बना सकी हैं। दूसरी चीज जो है, जापान के साथ हमारा ये गिव एंड टेक का रिश्ता है, कोई सेल्फिशनेस नहीं है। जापान भी चाहता है कि भारत आगे बढ़े, भारत भी जापान की मदद से आगे बढ़ना चाहता है। क्या जापान के रास्ते हम अमेरिका तक पहुंचने की एक कोशिश कर रहे हैं? शायद हाँ। जापान के रिश्ते, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, अमेरिका के साथ हमेशा बहुत मजबूत रहे हैं, बहुत नजदीक रहे हैं। तो अगर हमारे रिश्ते जापान के साथ बैलेंस में रहते हैं, तो जाहिर बात है कि उसका कुछ प्रभाव अमेरिका पर भी पहुंचेगा। जो हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं या टैरिफ की बात करते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात है, महज 1 या 2 साल की बात है। क्या रिपब्लिकन पार्टी फिर से पावर में आएगी? फिर भी क्या रिपब्लिकन पार्टी हमेशा से इस तरह का एक कड़ा रुख भारत के प्रति अख्तियार करेगी? ऐसा शायद ना हो। वहाँ डेमोक्रेट्स पावर में आते हैं, इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी भी अमेरिका में जब भी आई हैं, भारत के प्रति सभी का एक बहुत पॉजिटिव रुख रहा है। हाँ। तो मुझे पूरा आशा है कि ये जो 100 से ज्यादा एमओयूज साइन किए गए हैं, इसके फलस्वरूप अब भारत, जापान और पास आएंगे, उसका एक मीठा अनुभव अमेरिका तक भी पहुंचेगा। जी। अच्छा, एक बात और यूके देवनाथ सर, आपने कहा कि जो जापान और भारत के बीच में हुआ है, अमेरिका तक ये संदेश पहुंचेगा भी। जब से टैरिफ नीति को लेकर सवाल हो रहे हैं, जब से जो भारत में बनने वाला सामान एक्सपोर्ट अमेरिका में होता आया है, फिर टैक्सेस की बातें होने लगी, बहुत से लोगों पर रोजी रोटी का संकट या फिर कह दीजिए रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जिनका माल बनकर तैयार है वो अब परेशान है, माथे की लकीरें बता रही हैं कि यहाँ नुकसान झेलना पड़ सकता है। उधर जापान अगर बड़े निवेश कर रहा है, तो क्या कॉम्पनसेट किया जा सकता है इस नुकसान को आने वाले टाइम में, और अगर हाँ तो कितना टाइम? जी हाँ, देखिए रत्ना जी, 2 सवाल बहुत क्लियर हैं। एक तो कि भारत में जिन्होंने एक्सपोर्ट करना था, अमेरिका गवर्नमेंट ने कुछ तो कंसेशन दी हैं कि जो माल अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। इसी तरह से जो माल भारत में अमेरिकन के साथ पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे और उसके तहत प्रोडक्शन में आ गए थे, यानी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया था क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए थे, उनको भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। क्या जापान के इतने बड़े निवेश से भारत में रोजगार की समस्या को कुछ हद तक मदद मिलेगी? देखिए, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। अमेरिका गवर्नमेंट ने कुछ तो कंसेशन दी हैं कि जो माल अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। इसी तरह से जो माल भारत में अमेरिकन के साथ पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे और उसके तहत प्रोडक्शन में आ गए थे,
यानी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया था, क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए थे, उनको भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। क्या जापान के इतने बड़े निवेश से भारत में रोजगार की समस्या को कुछ हद तक मदद मिलेगी? देखिए, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। जैसे आज बात हो रही थी कि 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट करेगा, अच्छी बात है, लेकिन जब तक एक हमारे तरफ जो जॉइंट पार्टनर होगा, जब तक वो एक जगह ढूंढेंगे, एक SEZ ढूंढेंगे, इंडस्ट्री पार्क में जमीन एक्वायर करेंगे, बहुत ही लंबा, कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है तो जेस्टेशन पीरियड जो है वो 8 से 12 से 15 साल तक का होता है। भारत में रेड टेप तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके तहत एक बड़ी कंपनी को अगर 33 kVA का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़े तो कई देशों में वो 3 दिन में हो जाता है, भारत में 3 साल लग जाते हैं। तो ये जो 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इससे अगले 1-2 महीने में या 1-2 साल में जॉब क्रिएशन नहीं होगी, जॉब क्रिएशन होगी 10 साल का होराइजन ले लीजिए। जी ठीक है, जो आंकलन है वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े, जो समझौते हो रहे हैं वो देश के लिए बेहतर साबित हों, बस यही होप 140 करोड़ देशवासियों की है। और आप सभी एक्सपर्ट्स के जरिए भी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स ने जानी है, समझी हैं, शायद दिमाग में जो उलझन होगी वो काफ़ी हद तक सुलझ गई होगी। नंदिनी जी, प्रसाद बरके जी, संदीप जी, साथ ही यूके देवनाथ सर, आप सभी का इस डिस्कशन में साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया के लिए ये अच्छी बात है और भारत इसी उम्मीद में है कि जो नुकसान है वो टाइम के साथ में कवर भी हो जाए और भारत नए आयाम गढ़े और छुए, और जापान के दौरे से कुछ इसी तरह के इंडिकेशंस मिल भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। पारी जावो रे बनिहार